नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। दिल्ली के फैज इलाही मस्जिद के पास पत्थरबाजी के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए जनता से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच करने देनी चाहिए और आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि फैज इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित और अखंड है और उसके किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर भू माफियाओं को हटाने के लिए की गई और इसमें दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मंत्री ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और मामलों को राजनीतिक रंग न देने की अपील की है। तो असम की राजधानी गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और इस सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस दौरान कपड़ा उद्योग के विकास, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन के माध्यम से पारंपरिक और आधुनिक कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज चेन्नई के अलंचूर इलाके में एक राशन की दुकान पर 3,000 रुपए की पोंगल गिफ्ट हैम्पर योजना का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद राज्य भर में पोंगल त्योहार को लेकर 2 करोड़ 22 लाख से ज्यादा तमिलनाडु राशन कार्ड धारकों को लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस योजना के तहत लाभार्थियों को नगद राशि के साथ चावल, चीनी, गन्ना, धोती और साड़ी वितरित किया गया। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य पोंगल जैसे प्रमुख त्योहार के दौरान आम लोगों जैसे खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक और सामाजिक राहत देना है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार त्योहारों के मौके पर जनता के साथ खड़ी है और यह योजना लोगों के जीवन में खुशी और सम्मान का भाव जोड़ने का प्रयास है। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरी किया जाए। तो प्रयागराज शहर में तापमान में तेजी से गिरावट आने के कारण ठंड में इजाफा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सुबह से ही शहर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी यानी दृश्यता कम हो गई। ठंड और कोहरे के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सुबह के समय जब बच्चे स्कूल जाते हैं, दफ्तर जाने वाले जो कर्मचारी हैं, वाहन चालक हैं, उनको तमाम तरह की समस्याएं इस वजह से झेलनी पड़ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की मौसम विभाग ने सलाह दी है। तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के शुभारंभ पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने यह बताया कि आज सुबह
ऋषि कुमारी के स्वर और देश भर से पहुंचे हजारों सोमनाथ भक्तों की मौजूदगी में 72 घंटे के ओंकार जाप की शुरुआत हुई है। हर्ष सिंघवी ने कहा कि मोहम्मद गजनवी जैसे कई आक्रामकों ने हमारी आस्था को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई हमारी श्रद्धा को हिला नहीं पाया। उन्होंने बताया कि 8, 9 और 10 तारीख को लगातार जाप के साथ शाम के समय सामूहिक महाआरती होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। गृह मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रामकों ने सोमनाथ की मंदिर पे 1000 साल पहले हमला किया था। उन्होंने हमारी सोमनाथ की इमारतों को जरूर से ठेस पहुंचा पाए, लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रामकों ने अनेक कोशिशों के बावजूद हमारी आस्था को वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। सोमनाथ दादा के ये संघर्ष से लेके सफलता के 1000 वर्ष के आज सुबह से जो ओमकार जाप की शुरुआत हुई है, यह केवल सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में ही नहीं, लेकिन राज्य के हजारों मंदिरों में सभी भावी भक्त साथ में मिलके ओमकार जाप कर रहे हैं। और ये जाप में आप देख सकते हो, हर शिव मंदिर में हजारों लोगों की मौजूदगी में ये ओमकार जाप में लोग जुड़े हुए हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रामकों ने सोमनाथ की मंदिर पे 1000 साल पहले हमला किया था। उन्होंने हमारी सोमनाथ की इमारतों को जरूर से ठेस पहुंचा पाए, लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रामकों ने अनेक कोशिशों के बावजूद। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के मनरेगा आंदोलन को लेकर प्रदेश में हुई कांग्रेस बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जीराम जी अधिनियम एक बेहतर और मजबूत योजना है, जो रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से कई गुना प्रभावशाली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है, वहीं इस योजना में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में समय पर भुगतान की भी व्यवस्था है। विष्णुदेव साय ने बताया कि देश कृषि प्रधान है, इसलिए इस योजना के तहत खेती से जुड़े मजदूरों को कटाई और बुआई के समय 2 महीने की छुट्टी दी जाएगी और उस अवधि में उन्हें कृषि मजदूरी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना श्रमिकों और किसानों दोनों के हित में है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम बहुत अच्छा है। रोजगार गारंटी नरेगा से कई गुना बेहतर है। इसमें एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार निश्चित किया गया है। इसमें ज्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगी और इसमें भुगतान भी निश्चित किया गया है। 7 दिनों के अंदर भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा और अगर नहीं मिला तो उनको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। और चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा है और 2 महीने इसमें छुट्टी भी रहेगी। जब किसानों का काम का पीक सीजन होगा
बुआई का और कटाई का उस समय 2 महीने की छुट्टी रहेगी और उस समय इनको कृषि मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह से किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। विकसित भारत। तो कांग्रेस के मनरेगा आंदोलन पर लगातार बयान हो रहा है और बयानबाजी हो रही है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जो मनरेगा स्कीम थी, जो ये पूरी योजना थी, इसमें 100 दिन का काम किसानों को मिलता था, मजदूरों को मिलता था, लेकिन अब ये जो वीबीजी रामजी बिल आया है ये उससे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है और इसमें 125 दिन की जो है जो मनरेगा मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो किसान हैं, उनको जो है वो लाभ मिलेगा। तो लगातार इसको लेकर वीबीजी रामजी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि जानबूझकर मनरेगा को हटाने के लिए इस तरह की योजना को लागू किया गया, इस तरह की स्कीम को लागू किया गया, लेकिन इसमें कुछ खास सुधार नहीं है। लेकिन वहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बेहतर स्कीम है या बेहतर पूरी योजना है ये, जो कि मनरेगा से कहीं बेहतर है। विकसित भारत योजना को बेहतर बताते हुए मुख्यमंत्री ने वीबीजी रामजी की तारीफ की और फिर इसको सराहा। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुंबई के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है, जिससे शहर की हवा और दृश्यता यानी विजिबिलिटी पर खासा असर देखा जा रहा है। खासतौर पर वडाला इलाके से सामने आए वीडियो में स्मॉग साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्मॉग के कारण सुबह और शाम के समय सड़कों पर धुंध जैसी स्थिति बन गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों ने आंख में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं की शिकायत की है। मौसम और प्रदूषण से जुड़े जानकारों का यह मानना है कि हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण स्तर जो है वो बढ़ रहा है, यानी स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि ये जिस तरीके से ये तस्वीर देखने को मिल रही है, ये सिर्फ आमतौर पर राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है, लेकिन अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली की नहीं बल्कि महाराष्ट्र का है। इसका मतलब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र भी प्रदूषण की चपेट में है और इसकी वजह से तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है आम लोगों के लिए कि बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, क्योंकि लोगों को यह शिकायत है कि आंख में जलन हो रही है और इससे यातायात प्रभावित हो रहा है और हवा की जो गुणवत्ता है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI है, वो खराब श्रेणी में पहुंच चुका है इस वक्त महाराष्ट्र का। और इसीलिए ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर कोहरे जैसा जो प्रदूषण है वो इस वक्त मुंबई के जो खास एक दो इलाके हैं वहां पर इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मुगल रोड पर जमी बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है। भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर यातायात बाधित हो गया था, जिसके चलते प्रशासन ने मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया। सड़क को जल्द से जल्द साफ कर आवागमन बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मौसम साफ रहने पर मुगल रोड पर यातायात बहाल की प्रक्रिया तेज की जाएगी। बर्फ हटाने के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानियां भी बरती जा रही हैं। और ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले 6 से 7 दिन हो चुके हैं जब इसी तरीके की तस्वीरें लगातार हर दिन देखने को मिल रही है, जहां पर जो बर्फ है, बर्फ की मोटी चादर सड़कों को ढक ले रही है, जिससे लोगों का जो आवागमन है, लोगों की आवाजाही है, वो प्रभावित हो रही है। और इसी वजह से वहां पर तमाम भारी भारी मशीनों को लगा करके जो सड़कों पर जो बर्फ पड़ी हुई है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से पुंछ से हम लगातार आपको तस्वीरें हर दिन दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर तापमान जो है वो गिर रहा है और इसकी वजह से ये जो सफेद चादर आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये बर्फ की परत आपको दिखाई दे रही है सड़क पर, उसको हटाने का काम बड़ी बड़ी मशीनों से लगातार किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे जो ये एक तरीके से कहें अभियान चल रहा है बर्फ हटाने का मशीनों के जरिए, वो बड़ी ही सुरक्षा के साथ किया जा रहा है, क्योंकि जब सड़क पर आमतौर पर यह सफेद चादर यानी कि बर्फ अगर पड़ती है तो फिसलन बढ़ जाती है और ऐसे में किसी भी हादसे को जो है बुलावा देने जैसा है। लेकिन इन तमाम चीजों से प्रिकॉशन लेते हुए इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर लोगों का आवागमन प्रभावित न हो, इसलिए सड़कों पर से, रास्तों पर से इन बर्फों को बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश में चल रही धान खरीदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे राज्य में धान की खरीदी बेहद व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। जहां जहां किसानों को किसी प्रकार की समस्या आ रही है, वहां प्रशासन के अधिकारी लगातार समाधान के लिए काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि यदि किसी मामले में उच्च स्तर पर निर्णय की आवश्यकता होती है तो सरकार उस पर भी तुरंत फैसला ले रही है। उन्होंने कहा कि कल ही एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट निर्देशित किया गया है, यानी निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान 15 जनवरी तक हर हाल में किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों की उपज को उपार्जन केंद्रों में लेने की भी आवश्यक निर्देश वो कृषि मंत्री रामविचार नेताम के द्वारा निर्देश जारी किया गया। देखिए, पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी इस बार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। जहां जहां किसानों की समस्या आती हैं उसके समाधान करने के लिए हमारे प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी जिनके जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सब पूरा कर रहे हैं। और अगर उच्च स्तर में भी कोई निर्णय करने की जरूरत होती है तो हम उच्च स्तर में भी निर्णय कर रहे हैं। कल ही एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उन सभी का समाधान करने के लिए आगामी 15 जनवरी तक उसे ठीक करके किसानों का जो सही उपज है उसे उपार्जन केंद्र तक लेने के लिए उनका धान बिक सके, इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी इस बार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। जहां जहां किसानों की समस्या आती हैं उसके समाधान करने के लिए हमारे प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी जिनके जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सब पूरा कर रहे हैं। और अगर उच्च स्तर में भी कोई निर्णय करने की जरूरत होती है तो हम उच्च स्तर में भी निर्णय कर रहे हैं। कल ही एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उन सभी का समाधान करने के लिए आगामी 15 जनवरी तक उसे ठीक करके किसानों का जो सही उपज है उसे उपार्जन केंद्र तक लेने के लिए उनका धान बिक सके, इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डल झील से सामने आए वीडियो में ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां ठिठुरन के बीच सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज श्रीनगर सिटी में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ठंड बढ़ने के चलते सुबह और रात के समय लोगों की आवाजाही कम देखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। तो जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सर्दियों की बढ़ती ठंड को देखते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। पार्क प्रशासन ने जानवरों के लिए हीटर लगाए हैं और उनकी डाइट में भी बदलाव किया है ताकि ठंड से उनकी सेहत प्रभावित न हो। अधिकारियों ने बताया कि ठंड बढ़ने पर सभी जानवरों की नियमित देखरेख की जा रही है और उनकी आवश्यकताओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। पार्क प्रशासन का यह कहना है कि इन उपायों से वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित की जा रही है। तो वहीं दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई अड्डे पर फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ और कई उड़ानें निर्धारित समय से देरी से उड़ान भर रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरा सुबह और
शाम के समय सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, जिससे दृश्यता यानी विजिबिलिटी कम हो गई है। यात्रियों से आग्रह किया गया कि वो अपनी उड़ानों के समय की जानकारी लगातार अपडेट लेते रहें और आवश्यक सावधानी बरतें। तो वहीं दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लगने की सूचना भी मिली। घायल अपराधी को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने मौके से हथियार और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच भी की जा रही है। तो वहीं दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैजे इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चल रहा है और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई कर रही है। अभियान के दौरान साइट से मलबा हटाया जा रहा है। इलाके में किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन का कहना है कि अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है। फिलहाल क्षेत्र में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और कुख्यात अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक इन मुठभेड़ के दौरान राजेश भवानिया गैंग का सक्रिय सदस्य अंकित मान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल्स को इलाके में अपराधियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। जैसे ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से अंकित मान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस का कहना है कि अंकित मान पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के काप सहेड़ा इलाके में आज सुबह सुबह एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना सुबह करीब 4 बजे फायर विभाग को मिली, जिसके तुरंत बाद 26 फायर इंजन मौके पर भेजे गए। आग की भयावता यानी कि आग कितनी भयावह थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले 5 घंटे से ज्यादा समय दमकल कर्मी इस आग को काबू करने में जुटे रहे। स्क्रैप के गोदाम में ज्वलनशील सामान होने की वजह से आग तेजी से फैली। फिलहाल किसी के हताहत होने की इस पूरी घटना में कोई खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को सुरक्षित किया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक फिलहाल नहीं पता जो है वो नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। दमकल विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा ले रही है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।